नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उनके विचार, उनके कार्य और उनकी सामाजिक क्रांति की मशाल आज तक जल रही है और आने वाली सदियों को भी वो प्रज्वलित करेगी। भारतीय राजनीति में भी हमेशा उनका स्थान उच्च रहा है। जब तक वो जीवित थे तब भी उन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, और आज जब वो नहीं है तब भी भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव साफ तौर पर दिखता है। आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर पूरे राष्ट्र ने उन्हें नमन किया, लेकिन आज उन्हें लेकर राजनीति भी खूब हुई। कांग्रेस ने आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान की दुहाई दी, तो वहीं बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब की अनदेखी की है। आज पूरा सच में हम इसी की पड़ताल करेंगे और ये जानेंगे पूरा सच कि क्या सही में कांग्रेस ने बाबा साहेब की अनदेखी की थी। आज हम ये राज भी खोलेंगे कि आखिर कैसे थे कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते। आखिर बाबा साहेब अंबेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या सोचते थे। आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था दलित विरोधी। और क्या सही में नेहरू और कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को धांधली से चुनावों में हराया था। आज पूरा सच में यह राज खुलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय चुनावी इतिहास में धांधली के शिकार होने वाले पहले नेता थे, और वो इसके खिलाफ अदालत तक गए थे। तो आज ऐसे ही कई राज खुलेंगे और आप जानेंगे कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते का पूरा सच। तो आज पूरा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। उनके विचारों, आदर्शों और उनके योगदान को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गांधीनगर स्थित लोक भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज हस्तियों ने भी संसद परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत अलग अलग दलों के सांसद शामिल थे। और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बीजेपी मुख्यालय में बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। और मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू में जहां बाबा साहेब का जन्म हुआ था, वहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर धूमधाम से उनकी जयंती मनाई गई और हजारों हजार लोग वहां जमा हुए। इसी तरह महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि और मुंबई के चैत्य भूमि में भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। उन्होंने बाबा साहेब को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। वहीं देहरादून की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब की जन्म जयंती पर उन्हें याद किया और कहा कि एनडीए सरकार बाबा साहेब के विजन को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनः स्थापित करने वाले रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। जिन दर्जनों जिलों में माओवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहां भी अब संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों, बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को
न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। लेकिन बाबा साहेब की जयंती के मौके पर कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी करती हुई भी नजर आई। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि जो लोग अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे, वे लोग आज सत्ता में हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब को उचित सम्मान नहीं देने के आरोप लगाए। तो पहले आप सुनिए कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इनके दावों का पूरा सच। अंबेडकर जयंती, अंबेडकर साहब का जो योगदान है संविधान निर्माण में, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया है। और अब जो लोग अंबेडकर के असूलों में विश्वास नहीं करते थे, वो लोग भी आज सत्ता में हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका संविधान में विश्वास है नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी रोज कहते हैं संविधान बचाओ, वो क्यों कहते हैं? आज़ादी के 60 वर्षों के बाद भी संविधान के शिल्पकार को सम्मान नहीं मिला। और जब संयुक्त मोर्चा की भाजपा समर्थित सरकार बनी, तभी पहली बार बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया और उसके पूर्व में नेहरू गांधी परिवार ने अपने आप को भारत रत्न जरूर दिया। आज उसी संविधान को प्रति लेकर घूमते हैं। मैं कहता हूं उनके आदर्शों को अगर थोड़ा आत्मसात कर लिए होते और 60 वर्षों तक काम किया होता तो आज संविधान की प्रति नहीं, आप इस देश में पूरी तरह से पूजे जाते। तो भारतीय राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर आज भी प्रासंगिक हैं। तभी तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी बाबा साहेब के विचारों को नहीं मानती, और वहीं बीजेपी ये बोल रही है कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। तो आइए बीजेपी के इस आरोप का पूरा सच जान लेते हैं। आज पूरा सच में हम आपको ऐसे कई किस्से बताएंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक में डॉक्टर अंबेडकर की अनदेखी की गई है। तो ये शुरुआत नेहरू से करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के 8 साल बाद तक नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उनकी सरकार ने अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी कभी उनके सम्मान की फिक्र नहीं की। यहां तक कि नेहरू जब तक जीवित रहे, उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का चित्र तक नहीं लगाने दिया। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के खंड 2 के वॉल्यूम 42 के पेज नंबर 492 के मुताबिक 1958 में कुछ सांसदों ने तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री सत्यनारायण सिन्हा से संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने की मांग की। सत्यनारायण सिन्हा ने इस मांग के बारे में 30 अप्रैल 1958 को प्रधानमंत्री नेहरू को जानकारी दी और उनसे उनकी राय मांगी। तब नेहरू ने कहा कि सांसदों को बता दिया जाए कि सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके उलट करीब करीब इसी दौरान नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल में मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और डॉक्टर मुख्तार अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के चित्र लगाने का सुझाव दिया। यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या संविधान के निर्माता अंबेडकर का कद क्या बाकी इन नेताओं से कम था जो नेहरू ने इनकार कर दिया? आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि आखिरकार 1990 में वीपी सिंह की सरकार के दौरान पहली बार सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई। तो नेहरू ही नहीं, उनके बाद आने वाली कांग्रेस की बाकी सरकारों पर भी डॉक्टर अंबेडकर की अनदेखी का आरोप लगा। मिसाल के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस की सरकारों ने भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहेब की मृत्यु 1956 में हुई थी। अपने पूरे जीवन में बाबा साहेब अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलन चलाए, जातिवाद के खिलाफ जमकर लोहा लिया। सारी दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक मानती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न के काबिल नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कांग्रेस के वो नेता रहे जिन्हें उनके जीवन काल में ही भारत रत्न घोषित कर दिया गया था। नेहरू को 1955 में तो इंदिरा गांधी ने खुद को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित करवा लिया। ये दोनों वो साल थे जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। आखिरकार 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया।
आइए अब आपको बताते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर और कांग्रेस के बीच आखिर किस तरह के रिश्ते थे। तो ये तो सबको पता ही है कि डॉक्टर अंबेडकर पंडित नेहरू की पहली सरकार में कानून मंत्री थे, लेकिन 1951 में डॉक्टर अंबेडकर का भरोसा नेहरू सरकार से उठ गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बाबा साहब के जीते जी ही नेहरू सरकार ने उनका मुंह बंद करवाने की साजिश तक रच ली थी। यहां तक कि नेहरू की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा के अंदर अपना इस्तीफा तक नहीं पढ़ने दिया था। 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर को अपना इस्तीफा पढ़ने से संसद में कैसे रोका गया, इसका रोचक वर्णन मिलता है एक किताब में जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, जिसे लिखा है महान लेखक पद्म भूषण धनंजय कीर ने। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक पुस्तक माना जाता है और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक का अनुमोदन किया था। तो पद्म भूषण धनंजय कीर अपनी इस किताब के पेज नंबर 415 पर जो लिखते हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, वो लिखते हैं 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। तब उपसभापति ने डॉक्टर अंबेडकर की मांग ठुकराते हुए उनसे कहा कि श्रीमान अंबेडकर, अगर आपने खुद के भाषण की कॉपी हमें पहले दे दी होती तो हम आपको अनुमति दे सकते थे। आप चाहें तो शाम 6 बजे अपना बयान दे सकते हैं। उपसभापति की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर को अचरज हुआ और धक्का लगा। तब संसद सदस्य कुंजरू और कामत ने उपसभापति से पूछा कि क्या अंबेडकर के भाषण की जांच की जाएगी। इस पर उपसभापति ने कहा कि मुझे यह देखना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर के बयान में कुछ अप्रासंगिक और बदनामी करने वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने गरज कर कहा कि इस तरह की तानाशाही के सामने मैं अपनी गर्दन नहीं झुकाऊंगा। यह कहकर उसी समय उन्होंने अपने सारे कागज उठाए और सदन से बाहर निकल गए। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित होकर लोकसभा से बाहर जाना पड़ा था। उन्हें अपना इस्तीफा तक नहीं पढ़ने दिया गया क्योंकि सरकार पहले उनके इस्तीफे की जांच करना चाहती थी। अब सवाल उठता है कि आखिर नेहरू सरकार अंबेडकर के इस्तीफे से इतना क्यों डर रही थी। आखिर इस इस्तीफे में ऐसा क्या लिखा था। दरअसल हमें बचपन से यह पढ़ाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए इस्तीफा दिया था नेहरू सरकार से क्योंकि संसद में हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया था। यह बात सच तो है, लेकिन यह अधूरा सच है और मैं हमेशा बार बार आपसे कहता हूं कि अधूरा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। इसलिए अब सुनिए पूरा सच। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे की एक बहुत बड़ी वजह नेहरू की दलित विरोधी नीति और नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी और यह बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के बाद दिए बयान में कही थी। 10 अक्टूबर 1951 को दिया गया डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा प्रकाशित हुआ है अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 14 के खंड 2 के पेज नंबर 1317 से लेकर 1327 तक में। पूरे 10 पेज के इस इस्तीफे के बयान में बाबा साहेब ने लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई है। यह सरकार यानी नेहरू की सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? सरकार ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहां तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं अधिक देखभाल की जरूरत है। यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 10 अक्टूबर 1951 को अपने इस्तीफे में लिखा था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और इसी साल देश में पहले आम चुनाव भी हो रहे थे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए। डॉक्टर अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में कहा था कि नेहरू के राज में मुसलमान दलितों की कीमत पर मौज कर रहे हैं, जबकि इस देश में मुसलमानों से ज्यादा दलितों को सुरक्षा की आवश्यकता है। बाबा साहेब का यह भाषण प्रकाशित हुआ है अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 के खंड 3 के पेज नंबर
418 पर। इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था उसे आज के कांग्रेस के नेताओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता अंबेडकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित नेहरू को ही देख लीजिए। उन्होंने पिछले 20 साल में 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी दलितों के कल्याण के बारे में नहीं कहा। अंबेडकर आगे कहते हैं कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब इतने अड़ियल हैं तो उन्हें हमारे लोगों यानी दलितों से कितनी हमदर्दी हो सकती है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमानों को उन दलितों की कीमत पर मौज करना चाहिए, क्योंकि दलितों को उनसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। अंबेडकर आगे कहते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ लोग पंडित नेहरू के पास गए और अनुरोध किया कि दलितों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि उनके लिए सब कुछ किया जा चुका है और अब दलितों को किसी विशेष चीज की जरूरत नहीं है। अंबेडकर आगे कहते हैं कि बंटवारे के समय जब दलितों को पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती रोक लिया था ताकि उनके लोगों को खुद छोटे मोटे काम ना करना पड़े, तो मैंने पंडित नेहरू से गरीब दलितों को वहां से निकालने के लिए कुछ करने को कहा। पंडित नेहरू ने कुछ नहीं किया। मैंने अपने लोगों को निकालने के लिए 2 लोगों को पाकिस्तान भेजा था और हमारी महार बटालियन को भी गरीब अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए वहां भेजा था। सोचिए, अगर कांग्रेस के नेताओं को हमारे लोगों की यानी दलितों से इतनी हमदर्दी है तो कांग्रेस हमारे लिए यानी दलितों के लिए क्या करेगी। तो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता आज चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं। जब भी ये चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव धांधली का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन ये लोग ये कभी नहीं बताते कि 1952 में नेहरू की कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाकर कैसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बेईमानी से चुनाव में हराया था। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर थे भारतीय चुनावी इतिहास की पहली धांधली के शिकार और उनके साथ धांधली करने का आरोप लगा था नेहरू की कांग्रेस और वामपंथियों पर। तो ये बात 1952 की है। देश का पहला आम चुनाव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें हराने के लिए नेहरू की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने एक दूध के व्यवसायी नारायण कजरोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीपद अमृत डांगे ने पर्चे बंटवाए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम देशद्रोही कहा था। ये वामपंथी पार्टियों ने पर्चे बंटवाए थे। ये वही दांगे हैं जो बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े पद तक पहुंचने वाले महासचिव बने। अब बात करते हैं नतीजों की। देखिए, चुनावों में जमकर धांधली हुई ऐसे आरोप हैं और डॉक्टर अंबेडकर करीब 14,000 मतों से ये चुनाव हार गए। हैरत की बात है कि इन चुनावों में पूरे 74,333 वोट कैंसिल किए गए थे। तो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की इस चुनावी हार का विस्तार से वर्णन किया है पद्म भूषण से सम्मानित महान लेखक धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर जीवन चरित्र में। अपनी इस किताब के पेज नंबर 418 पर पद्म भूषण धनंजय कीर लिखते हैं कि अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बयान में कहा कि मुंबई की जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया तो वो आखिर कैसे बर्बाद हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को इसकी जांच करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण ने अपने बयान में कहा कि इस चुनाव को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तरह मेरे मन में भी शक है। इस हार से लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत डांगे के षड्यंत्र की वजह से उनकी ये हार हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब अपने ऊपर हुए इस अत्याचार पर चुप रहे। उन्होंने इस चुनावी धांधली के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस दायर किया। हैरत की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले वामपंथी और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम कभी इस बात की चर्चा नहीं करता कि बाबा साहेब अंबेडकर इस देश की चुनावी धांधली के पहले शिकार थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनावी घोटाले पर बाकायदा कोर्ट में जाकर केस दायर किया था। जानी मानी अमेरिकी लेखक गैल ओमवेट अपनी पुस्तक अंबेडकर टूवर्ड्स एन इनलाइंड इंडिया में लिखती हैं कि 1952 में अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कोर्ट में केस दायर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे की अगुवाई में वामपंथियों ने उनके खिलाफ चुनाव में धोखाधड़ी की है।
इन चुनावों में 74,000 वोट रद्द हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दावा किया कि वामपंथियों ने उनके खिलाफ गलत प्रचार किया था। अब आगे सुनिए, वो और दर्दनाक है बात। चुनाव हारने के बाद बाबा साहेब को गहरा सदमा लगा। वो बेहद बीमार रहने लगे, उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कही है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर ने। उन्होंने 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की चुनावी हार के बाद उनके बेहद करीबी दोस्त कमलकांत चित्रे को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राजनीति डॉक्टर साहब का जीवन है, वही उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शक्तिवर्धक दवा है। संसदीय कार्य में उन्हें काफी दिलचस्पी है। सविता अंबेडकर आगे लिखती हैं कि उनकी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। हालांकि उन्होंने अपनी चुनावी हार सह ली है, लेकिन फिर भी पुरानी राजनीतिक घटनाओं से उनकी सेहत में उतार चढ़ाव आया है। अगर वो लोकसभा में चुने गए तो कौन सा काम हाथ में लेने हैं, उनकी प्लानिंग डॉक्टर साहब ने बना रखी थी। सविता अंबेडकर आगे लिखती हैं कि लोकसभा ही उनकी कीर्ति और कर्तव्य के लिए उचित जगह है। तो 1952 के लोकसभा चुनाव में मिली हार ने डॉक्टर अंबेडकर को अंदर से तोड़कर रख दिया था। वो बुरी तरह से बीमार रहने लगे थे, लेकिन जो झुक जाए वो फिर डॉक्टर अंबेडकर कैसा। 2 साल बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा में उपचुनावों में वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। इस बार भी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत बाबा साहेब को हराने में लगा दी, लिहाजा इस बार वो 8,000 वोटों से हार गए। पहले मुंबई, फिर भंडारा। 2 साल के अंदर मिली 2 चुनावी हारों से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा सदमा लगा था, और भंडारा की हार के बाद वो और भी ज्यादा बीमार रहने लगे, और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को उनका दुखद निधन हो गया। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे आरक्षण को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच मतभेद का क्या है पूरा सच। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। बीते 1 दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी, तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है, और आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और ये हमारा खास कार्यक्रम उसी पर आधारित है। तो आरक्षण को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद थे।
दरअसल नेहरू ने कई मौकों पर आरक्षण का विरोध किया था और एक बार नेहरू ने ऐसे ही एक आरक्षण विरोधी बयान पर डॉक्टर अंबेडकर इतना ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नेहरू को पागल खाने भेजने की सलाह दे दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी ये भाषण में कहा था। दरअसल बात 1 नवंबर 1952 की है और वर्धा में अनुसूचित जाति के एक सम्मेलन में बोलते हुए तत्कालीन पीएम नेहरू ने आरक्षण को खत्म करने के संकेत दिए थे। नेहरू का यह भाषण प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 20 के पेज नंबर 130 से 132 के बीच। नेहरू ने अपने भाषण में उस दिन कहा था कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में समृद्ध होना चाहते हैं तो हमें कार्यकुशलता और योग्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए केवल योग्य लोगों को ही सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए। भाई भतीजावाद, पक्षपात या आरक्षण सरकारी काम के स्तर को गिरा देंगे। हमारी कार्यकुशलता के स्तर में गिरावट देखकर मुझे चिंता होती है। इस स्थिति को जारी रहने देना खतरनाक होगा। तो जब पीएम नेहरू ने आरक्षण खत्म करने के संकेत दिए तो डॉक्टर अंबेडकर बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने पीएम नेहरू को पागल खाने भेजने की सलाह दे डाली। डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी बड़ी बात 25 दिसंबर 1952 को बेलगांव के निपाणी गांव में एक जनसभा में कही थी और उनका यह भाषण प्रकाशित हुआ है संपूर्ण अंबेडकर वांग्मय के खंड 40 के पेज नंबर 302 पर। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस ग्रंथ को पहले 1979 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया था और बाद में 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार की देखरेख में इसे फिर से प्रकाशित किया गया। जाहिर है इसकी सच्चाई पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता है। खैर, डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार हमें मिले अधिकार वापस लेने वाली है। नेहरू ने हरिजन परिषद में दिए भाषण में कहा है कि अब अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सुधार हो चुका है और उन्हें अब किसी रियायत की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस नेहरू को ठाणे शहर के पागलों के अस्पताल में रखना होगा। इस देश में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया गया है जिसे अपने देश के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है। इस तरह हमें दी गई सुविधाएं यानी आरक्षण वापस ली जा रही हैं। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। बैसाखी दी बधाइयां अज के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच